हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं एक माइक्रो कैप डिफेंस स्टॉक की, कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैनेजमेंट इस स्टॉक को लेकर बहुत बुलिश है। अगले 4-5 साल की गाइडेंस दे रहे हैं 40 से 50% CAGR ग्रोथ की। वैल्यूएशन भी स्टॉक की ठीक ठाक नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हम इस बिजनेस को बिट बाय बिट डाइसेक्ट करेंगे। हम इसकी वैल्यूएशंस देखेंगे, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं उनके ऊपर नजर डालेंगे और फाइनली हम जानेंगे कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज में, इस तरीके के स्टॉक्स में सबसे बड़े बड़े क्या रिस्क होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदें तो अपने ड्यू डिलीजेंस के बाद ही किसी स्टॉक को खरीदें। खासकर इस केस में ये स्टॉक एक माइक्रो कैप स्टॉक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर वोलेटिलिटी बहुत होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृष्णा डिफेंस का काम है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स। देखिए, आज के दिन में इंडिया में डिफेंस सेक्टर क्यों बूम कर रहा है? एक रीजन, गवर्नमेंट चाहती है कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन अब इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट की इस स्कीम का कृष्णा डिफेंस भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। कृष्णा डिफेंस क्या करता है कि ये यूं चेक करता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया आज के दिन में इंपोर्ट कर रहा है फॉर इट्स डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कृष्णा उन प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर बनाने लग जाता है। ये है बिजनेस मॉडल कृष्णा डिफेंस का। कृष्णा डिफेंस का ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है बल्ब बार्स। 55% से 60% इनका रेवेन्यू सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से आता है। इस प्रोडक्ट का यूज होता है शिप्स बनाने के लिए, चाहे वो नेवल शिप्स हो या कोस्ट गार्ड शिप्स हो। तो इंडिया के अंदर जितनी भी PSU प्लेयर्स हैं और प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो डिफेंस के लिए शिप्स बनाते हैं, जैसे मजगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड, गार्डन रीच या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड, इन सभी कंपनीज को बल्ब बार्स सप्लाई करने का काम करता है कृष्णा डिफेंस। अच्छा, एक बात समझना कि डिफेंस में प्रोक्योरमेंट टोटली डिफरेंट तरीके से होती है। यहां पर आपको अगर किसी टेंडर के लिए बिड करना है तो आपको गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट की लिस्ट में क्लासीफाई होना पड़ेगा, और क्लासीफाई होने के लिए आपको 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। आज के दिन में बल्ब बार सप्लाई करने वाली सिर्फ 2 इंडियन कंपनीज क्लासिफाइड है डिफेंस सेक्टर में। एक तो कृष्णा डिफेंस और दूसरी स्टार वायर्स। ये प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है। तो ये बहुत 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 बड़ा प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है इस कंपनी के पास कि कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन में सिर्फ एक और कंपनी है। आधे टेंडर उनको मिल जाते हैं, आधे टेंडर इनको मिल जाते हैं। इस तरीके के टेंडर के प्रोसेस की वजह से एक आर्टिफिशियल बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से कोई नया प्लेयर इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाता। मोस्टली प्रोडक्ट्स जो कृष्णा डिफेंस बनाता है वो इसी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट नंबर 2, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, जिसके अंदर ये वेल्डिंग वायर्स बनाते हैं और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। कुछ साल पहले तक ये सारे वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स रशिया से इंपोर्ट किए जाते थे। अब लेकिन कृष्णा डिफेंस ने DRDO के साथ मिलकर ये इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है। अभी रेवेन्यू यहां से बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन उम्मीद है अगले 2-3 साल के बाद 15 से 20% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू विल बी अकाउंटेड फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नंबर 3, फौजियों के लिए रूम हीटर्स, जो हाई एल्टीट्यूड में और कोल्ड प्लेसेस में इंडिया की आर्मी बैठी है, वहां पर रूम हीटर्स यूज होते हैं जिनको हम बुखारी बोलते हैं। सो कृष्णा डिफेंस इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ बुखारी बेचता है इंडियन आर्मी को, जहां पर एफिशिएंसी बेटर होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस के चांसेस लगभग 0 होते हैं। यहां से भी 15 से 20% के आसपास रेवेन्यू इनका अगले 2-3 साल में आने लग जाएगा। इसी तरीके से कंपनी जो T90 टैंक है इंडिया का, उसके लिए लॉन्ग एलॉयड प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढ रही है जहां पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जा सके। कंपनी कंपोजिट डोर्स और हैचेस बना रही है। क्या होते हैं ये? कंपोजिट डोर्स होते हैं कि जो ऑलरेडी शिप्स में आज के दिन में डोर्स है ना, वो स्टील के बने हुए हैं जो बहुत जल्दी रस्ट हो जाते हैं। तो कृष्णा डिफेंस ने नीदरलैंड की एक कंपनी के साथ JV साइन कर लिया और अब वो कंपोजिट डोर्स बनाएंगे जिनके ऊपर रस्ट लगने का खतरा नहीं है, हल्के भी है। तो जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोस्ट गार्ड के और नेवी के शिप्स है ना, उनमें रेट्रोफिटिंग होगी इनकी। यानी अगले 2-3 साल में यहां से रेवेन्यू पोटेंशियल 50 से 100 करोड़ रुपए तक का है। इसके अलावा कंपनी ने JV किया है एक और कंपनी के साथ, जिसके हिसाब से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। क्या काम है इस प्रोडक्ट का? रेडियो सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और ऑप्टिकल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना, ताकि हम जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको ज्यादा दूर तक ट्रांसफर कर सके। कहने का मतलब यह है कि कंपनी ताक में रहती है कि कौन सा नया प्रोडक्ट हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन या तो बहुत कम होता है और होता है तो एमएनसी से होता है। और आज के दिन में गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर स्कीम है उसके हिसाब से जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स होनी है और पीएसयूज की जो प्रोक्योरमेंट होती है उसमें आपको 40% से 50% जो प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है वो इंडियन कंपनी से लेकर करनी पड़ती है। इसके अलावा कंपनी डेयरी के डब्बे भी बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, डेयरी सिलेंडर्स भी बनाती है। ये इनका ट्रेडिशनल धंधा है। 2006 से पहले ये कंपनी यही काम किया करती थी, लेकिन आज के दिन में 95% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। तो डेयरी वाला जो सेक्टर है वो आहिस्ता 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 बहुत मिनिस्क्यूल हो गया है और मैनेजमेंट का वहां पर आज के दिन में ध्यान भी नहीं है, वहां पर मार्जिन भी बहुत कम थे। अब बात करते हैं कि क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सेक्टोरल टेलविंड्स। पिछले 3 साल में अगर आप स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख रहे होगे कि सारी की सारी डिफेंस कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। क्यों अच्छा कर रही है? गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट ने बजट अलोकेशन में डिफेंस सेक्टर को कहीं ज्यादा अलोकेशन दी है पिछले 3 4 5 साल से। उसके बाद गवर्नमेंट कोशिश कर रही है नई नई स्कीम्स लाने की ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके, आत्मनिर्भर भारत जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की। उसके बाद गवर्नमेंट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है, स्पेशली मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन नेवी। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बहुत एम्बिशियस प्लान है। 2030 तक 175 वॉरशिप्स होंगे इंडिया के पास। आज के दिन में सिर्फ 132 है, यानी हर साल 8 से 10 नए वॉरशिप कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। कोस्ट गार्ड भी लगातार एक्सपेंड कर रही है। अगर आप स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनना है तो उसको नेवल सुपर पावर बनना पड़ेगा पहले। ये बात इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गई है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए। डिफेंस जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं ना, इनमें हेडविंड्स भी बहुत लंबी चलती हैं और टेलविंड्स भी बहुत लंबी चलती हैं। यानी जब ये सेक्टर खराब परफॉर्म करते हैं तो 10-15 साल तक 20 साल तक खराब परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन जब इनमें कैपेक्स होने लग जाता है, कैपिटल साइकिल चलने लग जाती है, तो ये कई साल तक बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं। तो ये मान के चलना कि 3 साल हो गए डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम साइकिल में कहीं ना कहीं आज के दिन में बीच में है। अगले 3-4 साल और शायद डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ट्रिगर नंबर 2, एग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा डिफेंस। आज के दिन में कृष्णा डिफेंस के पास 282 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंफर्म्ड ऑर्डर है 282 करोड़ के। 2024 में इनकी जो टॉप लाइन थी वो 106 करोड़ की थी, यानी अपनी टॉप लाइन से 2.7x टाइम ज्यादा इनके पास ऑर्डर बुक है। उसके बाद मैनेजमेंट कह रही है कि अगले कुछ टाइम में शायद 100 से 150 करोड़ के और ऑर्डर्स इनको मिलने वाले हैं। उसके बाद कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है लगभग हर एक प्रोडक्ट में। बल्ब बार की जो कंपनी की कैपेसिटी है आज के दिन में 2 से 2,500 टन के आसपास है पर ईयर कैपेसिटी, उसको कंपनी एक्सपेंड कर रही है 4,000 टन पर ईयर तक। वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स हैं, उनकी भी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट आज की जो इनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 180 करोड़ से 200 करोड़ का ये टॉप लाइन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटली इनका कैपेक्स चल रहा है उसके बाद इनकी पोटेंशियल हो जाएगी 350 करोड़ से 400 करोड़ की, विच इज ह्यूज। क्योंकि 2024 में सिर्फ 100 करोड़ की टॉप लाइन थी, यानी 4 गुना इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। और डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी ने जो इस कैपेक्स के लिए पैसा रेज किया है ना, वो रेज किया है प्रेफरेंशियल वारंट्स के थ्रू। 30 से 40 करोड़ रुपए ये यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए और 15 से 20 करोड़ रुपए इन्होंने यूज किए हैं इस ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के लिए। तो यानी फ्यूचर में हमको डेट का भी खतरा नहीं है। कंपनी की जो हिस्ट्री रही है वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की रही है। कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके बाद उससे जब बहुत ज्यादा रेवेन्यू आने लग गया तो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव हो गए। ये कंपनी की पिछले 15 साल की हिस्ट्री है, किस तरीके से इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते थे, डेयरी के मशीन्स बनाते थे और आज के दिन में ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में आ गए। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को पता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे एनकैश किया जा सकता है। एटलीस्ट हिस्ट्री तो यही बताती है कि कंपनी को यह पता है कि हमको नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाना है। कंपोजिट डोर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स इसका एक एग्जांपल है कि कंपनी कैसे अगले 2-3 साल के अंदर 100 करोड़ 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहां से कमा लेगी। तीसरा बड़ा ट्रिगर, मार्जिन एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग लेवरेज। आज के दिन में कंपनी के ईबिटा मार्जिन 15% के आसपास है,
2 साल पहले ये 13-14% हुआ करते थे। कंपनी के मार्जिन कैसे इंप्रूव हुए? कंपनी का स्केल बड़ा हो गया। अब पहले ये छोटे ऑर्डर्स लेते थे, अब ये बड़े ऑर्डर्स लेने लगे। उससे यूनिट इकोनॉमिक्स का फायदा होने लग गया, इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा होने लग गया कंपनी को। मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि इन मार्जिन्स को हम 15% से उठाकर 20% के आसपास ले जाएंगे, विच इज ह्यूज, है ना। और ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंपनी में है ही, जैसा कि मैंने बताया था, ये ब्राउनफील्ड कैपेक्स पूरा हो जाएगा, 15-20 करोड़ का कैपेक्स है। उसके बाद कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 400 करोड़ टॉप लाइन की हो जाएगी, यानी आज की 2024 की जो रेवेन्यू है उससे 4 गुना फालतू। तो हो गया ना ऑपरेटिंग लेवरेज। बहुत बड़ा रीजन है जो हमको इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है। चौथा बड़ा रीजन जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो है कि कंपटीशन कम है इस सेक्टर में। ये उस चीज को बना रहे हैं जो अभी अभी इंडिया में बनने लगी है। इससे पहले वो सब इंपोर्ट होता था। तो इससे क्या होता है, इससे नए प्लेयर्स नहीं है मार्केट में। कहीं पर एक कंपटीटर है, कहीं पर 2 कंपटीटर्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और नए कंपटीशन को अगर आना है तो देयर विल बी अ टाइम लैग, 2 से 3 साल लग जाते हैं क्लासिफिकेशन होने में। उसके बाद ही आप टेंडर के लिए बिड कर सकते हैं। तो अगले 3-4 साल के लिए तो मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं होगा तो मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे, कंपनी को ज्यादा ऑर्डर्स भी मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर देने वाला क्लाइंट तो सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट। ऑर्डर्स तो उतने ही लिख लेंगे। अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे तो ऑर्डर्स कम मिलेंगे और मार्जिन पे भी प्रेशर रहेगा। वो खतरा आज के दिन में मुझे इस कंपनी पे नजर नहीं आ रहा। पांचवा रीजन जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है वो है वैल्यूएशंस। आज के दिन में जो मोस्टली डिफेंस सेक्टर में कंपनीज ट्रेड कर रही है ना, वो बहुत ज्यादा अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। मतलब वहां पर इतनी वैल्यूएशंस हो चुकी हैं कि शायद वहां पर इन्वेस्टर का बढ़िया कंपनी होने के बावजूद भी पैसा ना बने। लेकिन इस केस में मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से चले और माने कि इनका रेवेन्यू 40% CAGR से ग्रो करेगा, मैनेजमेंट तो ये भी कह रही है कि हम अपना जो ये 40% का टारगेट है इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन हम कंजर्वेटिव होते हैं और 40% मानते हैं। और मानते हैं कि इनका EBITDA FY28 तक 17% हो जाएगा। मैनेजमेंट तो 20% की बात कर रही है, लेकिन हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं 17%। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टॉक का जो EBITDA है ना, वो लगभग 5 गुना हो जाएगा इन कंपैरिजन टू FY24 इन फाइनेंशियल ईयर 2028। और अगर हम पैट देखते हैं तो वो पैट कंपनी का 5.5 टाइम्स हो जाएगा इन कंपैरिजन टू FY24। यानी आज के दिन में ये स्टॉक हमको फॉरवर्ड पीई पे FY28 में 22x पर मिल रहा है। इस तरीके का स्टॉक जहां पर 40% ग्रोथ आ रही है अगले 4-5 साल तक, अगर मुझे 22x की पीई पर मिल रहा है तो मुझे वो वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आ रही है। हाँ, यूं नहीं कहूंगा कि बहुत सस्ती वैल्यूएशन है, बहुत सस्ता तो आज के दिन में मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसके पीएस से कंपेयर करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रही है। मतलब बहुत महंगी नजर नहीं आ रही, रीजनेबल लग रही है आज की मार्केट सिनारियो को देखते हुए। कल को मार्केट करेक्ट हो जाए तो कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आज के दिन में ठीक लग रही है। ये तो सारी मैंने अच्छी अच्छी बातें कर दी, लेकिन आज तक कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना रिस्क बिना चैलेंजेस के हो? कोई बिजनेस नहीं है। इस कंपनी में भी बहुत बड़े 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 रिस्क है। रिस्क नंबर 1, माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी यानी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी। अगर इस स्टॉक में आप लंबे वक्त के लिए बैठे हो और मैनेजमेंट जो कह रही है वो परफॉर्म कर रही है, तो भी आप देखोगे कि इस स्टॉक का प्राइस कभी 50% ऊपर और कभी 50% नीचे, बिना किसी रीजन के। दैट इज हाउ माइक्रो कैप सेक्टर इज, ऐसे ट्रेड करता है। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, स्टॉक कभी भी करेक्ट हो जाएगा। चैलेंज नंबर 2, ये कंपनी एक डेवलपमेंट फोकस्ड कंपनी है, R&D फोकस्ड कंपनी नहीं है। क्या मतलब? कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है ना, वो बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड प्रोडक्ट्स नहीं है। उन प्रोडक्ट्स को कोई भी बना सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि बल्ब बार बनाने में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी R&D की है, तो वो कहना गलत होगा। ये कंपनी प्रॉफिट इसीलिए कमा रही है क्योंकि कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर, और कंपटीशन को आने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। ये है रीजन कि कंपनी इतने हेल्दी मार्जिन्स कमा रही है और ऑर्डर्स भी लगातार जल्दी जल्दी आए जा रहे हैं। अगर मार्केट में 3-4 प्लेयर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो ना मार्जिन्स का ठिकाना रहेगा और ना ऑर्डर्स का ठिकाना रहेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यहां पर किंग नहीं है। आप सेल से स्टील खरीदते हो, उसको हॉट रोल कर देते हो और बेच देते हो, यही तो प्रोडक्ट है आपका बस।
ऐसा तो है नहीं कोई आपने इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत बड़ी अचीव कर ली है कि नया प्लेयर कर ही नहीं सकता। 100-200 करोड़ के आपके ऑर्डर है, माइक्रो कैप आप ऐसे कंपनी हो। तो सबसे बड़ा कंपनी के ऊपर ये खतरा है मेरे हिसाब से कि अगर ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो कंपनी को मार्जिन्स और टॉप लाइन को बचाने में बहुत 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 समस्या होने वाली है। फिर हमें ये एक कमोडिटी बिजनेस नजर आने लग जाएगा। अगला चैलेंज, सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इस कंपनी का सिर्फ एक क्लाइंट है, वो है गवर्नमेंट। यानी ये कंपनी तभी अच्छा कर सकती है जब गवर्नमेंट का कैपेक्स अच्छा हो, गवर्नमेंट का बजट अच्छा हो। अगर गवर्नमेंट ने कैपेक्स करना बंद कर दिया तो इस कंपनी को बचाने वाला कोई भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता फिर इस कंपनी का, क्योंकि 95% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें तुम आज पैसा डाल दो और फिर अगले 10 साल तक देखो ही ना, उस तरीके की कंपनी नहीं है। क्योंकि ना तो आपका प्रोडक्ट किंग है और ना ही आप इतने डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स लिए बैठे हो कि सरकार ने अगर खर्चा कम कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दोगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत बड़ा रिस्क है। B2G रिस्क इज अ वेरी बिग रिस्क, वेरी बिग रिस्क। पेमेंट टाइम पे आ रही है नहीं आ रही, इस बात के ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। आज के दिन में सरकार टाइम पे पेमेंट दे रही है, लेकिन पता नहीं कल को कौन सी सरकार आएगी, वो टाइम पे पेमेंट देंगी। इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना है आपको। अगला बड़ा रिस्क कंपनी में वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आपको नेगेटिव नजर आएंगे। क्यों नजर आ रहे हैं? 2024 में कृष्णा ने 100 करोड़ का रेवेन्यू किया था, बहुत बढ़िया। लेकिन 2025 में वो करना चाहते हैं 200 करोड़ का रेवेन्यू। 200 करोड़ का उनको रेवेन्यू करना है तो उनको ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इज फ्रॉम 1.5 साल टू 2 साल। यानी आज ऑर्डर मिला है, हमको ऑर्डर कंप्लीट करने में 1.5 से 2 साल लगने वाला है। तो 1.5 से 2 साल तक आपके पास सामान पड़ा है जिसको आप बना रहे हो। इन्वेंट्री हाई हो गई, उसके बाद सरकार की पेमेंट आने में टाइम लग जाता है। रिसीवेबल्स हाई हो गए, ग्रोस कैपिटल डेज आर टू हाई इन दिस कंपनी। अगर आप देखोगे जो इन्होंने पैसे रेज किए थे पिछले साल, उस पैसे में से 35-40 करोड़ तो ये वर्किंग कैपिटल के लिए अलग रख रहे हैं। और ये सिचुएशन इंप्रूव होने वाली नहीं है, क्योंकि हर साल कंपनी अपने पिछली ऑर्डर बुक से ज्यादा ऑर्डर ले रही है। ये एक्सपेंशन मोड में है। इस तरीके की कंपनी जब एक्सपेंशन मोड में होती है, उनकी कैश फ्लोज हमेशा सफर करते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स आपको अच्छे नजर नहीं आएंगे। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको खराब नजर आएगी, क्योंकि कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल में फंसी पड़ी है, जैसा मैंने चमनलाल सेठिया में डिस्कस किया था। लेकिन इस कंपनी और चमनलाल सेठिया में ये डिफरेंस है कि ये अभी छोटी कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है, नई कंपनी है। आहिस्ता आहिस्ता इनके पास ऑर्डर आने शुरू हुए हैं। हो सकता है 10 ईयर्स डाउन द लाइन इनकी वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन इंप्रूव होने लग जाए। हो सकता है, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन आज के दिन में हमें उम्मीद नहीं है, और शायद मीडियम टर्म में भी उम्मीद मत कीजिएगा कि इनके कैश फ्लोज पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव ही रहेंगे जब तक ग्रोथ फ्री चल रहा है। अगर ग्रोथ आनी बंद होगी तो फिर शायद पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ ही आनी बंद होगी तो आप और मैं इन्वेस्ट क्यों करेंगे? उसके बाद रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। स्टील के प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे तो आपको इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन भी नजर आएगा, जैसा मैंने महाराष्ट्र सीमलेस में डिस्कस किया था। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी समस्याओं से परे नहीं है, समस्याएं इस कंपनी में भी हैं। इसीलिए हमको ये कंपनी डिलीजेंटली ट्रैक करनी पड़ेगी। अगर इस कंपनी को मैं कंक्लूड करूं तो मैं कहूंगा कि अगर डिफेंस सेक्टर के अच्छे दिन रहे तो कृष्णा डिफेंस के भी अच्छे दिन बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर डिफेंस सेक्टर ने खराब परफॉर्म कर दिया ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर कैपेक्स कम हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि कृष्णा डिफेंस अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमें नजर बना के रखनी होगी कंपटीशन के ऊपर। सरकार कितने नए ऑर्डर्स लेके आ रही है, कृष्णा डिफेंस कितने ऑर्डर्स उनमें से जीत रहा है। अगर इस कंपनी ने वो अचीव कर दिया जो मैनेजमेंट आज गाइडेंस दे रही है, तो आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का पक्का पैसा बनेगा, बढ़िया पैसा बनेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने वो गाइडेंस अचीव नहीं करी तो शेयर इन्वेस्टर्स को एक बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।